Hello friends, welcome to Manu Law Classes. So friends, today is Monday, a new week is going to start, and in this video we are going to discuss some interesting news. First of all, आज आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा रिलेटेड टू गिग वर्कर्स. हमें समझेंगे कि ये गिग वर्कर्स क्या होता है और ये जो टर्म है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एंड वाई इट हैज़ बिकम पॉपुलर स्पेशली आफ्टर कोविड-19. इट इज़ रिलेटेड टू an issue related to urban company. Okay, so that we will see that issue also, but उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो आपको ये समझाने में होगा कि गिग वर्कर्स क्या होता है and how it is different from workers who are working in formal sector, and why it is popular and what factor has contributed in growing of gig workers in India. Okay, so we will study that as you can see over here, and then we will also study some important news which have come. फर्स्ट इज़ जो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो लास्ट वीक जिन्होंने मिस किया है, टुडे अगेन वी विल हैव अ इन्फोग्राफिक, अ डिटेल इन्फोग्राफिक अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. और इसमें याद रखने की बात यह है, दो चीज़ें याद रखने की बात है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग लोवेस्ट है, दैट इज़ 180th पोजीशन. साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को एग्री भी नहीं किया है, रिजेक्ट किया है एक हिसाब से. ओके, बट then we will study about this environmental performance index. Then two important things, two international organization for Islamic cooperation and WTO, we are going to do that also. तो वीडियो में बने रहिए. Now the first is very interesting news coming from मध्य प्रदेश. So यहाँ पे एक ऐसा एग डिस्कवर किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, दैट इज़ कॉल्ड एज एग इन एग. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, एग इन एग. इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमिना. नॉर्मली ये बर्ड्स में देखा जाता है, बट यहाँ पे ये जो एग इन एग जो डिस्कवर हुआ है ये डायनासोर से रिलेटेड है. ठीक है ना. तो बर्ड्स को हम एवियन कहते हैं और डायनासोर्स को हम रेप्टाइल्स में इंक्लूड करते हैं. सो नाउ दिस एग इन एग विच हैज़ बीन फाउंड विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी बर्ड बट इट इज़ रिलेटेड टू डायनासोर. तो यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप होता दिख रहा है बिटवीन द डायनासोर दैट वर रेप्टाइल्स एंड देन द बर्ड्स दैट आर एवियन. सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दिस एग इन एग, इसका जो टेक्निकल नाम है इट इज़ ओवियम इन ओवो एग. ओवियम इन ओवो एग. Now if you will just read the last paragraph, it says that it is a characteristic of birds, but it has been in Titanosaurids argues for a segmented oviduct like in crocodiles and birds and possible sequential laying of eggs like in birds. ठीक है, तो ये जो एग डिस्कवर हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कह रहा है कि अगर हम बर्ड्स में देखेंगे तो बर्ड्स जब एग ले करते हैं सो इट इज़ सिक्वेंशियल, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे. और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जब एग ले करते हैं तो एक साथ बहुत सारे एग को ले करते हैं. ये फ़र्क होता है दोनों के बीच में. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फाइंडिंग्स जो है एग इन एग फिनोमिना इन टाइटेनोसॉरॉइड डायनासोर. ओके, इट हैज़ बीन फाउंड एट बाग इन मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो इफ यू विल सी दैट एग्स विद इन एग्स, इट इज़ अ रेयर फिनोमिना एंड इट इज़ अ रेयर फिनोमिना अकरिंग ओनली इन बर्ड्स एंड नेवर नोन इन रेप्टाइल्स. तो हम डायनासोर को रेप्टाइल्स मानते हैं बट ऐसा बर्ड्स में खाली देखा जाता है. तो नाउ दिस डिस्कवरी इट ब्रिंग्स कनेक्शंस, न्यूअर कनेक्शंस टू बी स्टडीड बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवियन इवोल्यूशन. नाउ if you will just see over here, so the dinosaurs of the sauropod family, they were among the largest land animals that ever lived and widespread million of years ago in the territory that is now India. So this is very important. उसके बाद इनके जो फॉसिल्स है वो हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड मेघालय. उसके बाद हम देखेंगे कि जो डायनासोर के जो फॉसिल्स हमको मिलते हैं या एग्स जो उनके मिलते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू सर्टेन जोग्राफिकल फीचर. दैट जोग्राफिकल फीचर इज़ अपर क्रेटेशियस लामेटा फॉर्मेशन. ये टेक्निकल नाम है पूरा. जहाँ जहाँ हमारे पास जहाँ अपर क्रेटेशियस लामेटा फॉर्मेशन होगा जो नॉर्मली सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, ओके, वहाँ हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, बोथ स्केलेटल्स एंड एग रिमेन्स. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कम टू
environmental index, India ranked last. Now environmental performance index 2022, इसका आप चाहिए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए. सो environmental performance index इट इज़ पब्लिश्ड बाय, पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद हु इज़ द टॉपर इन दिस इंडेक्स? सो डेनमार्क इज़ द टॉपर विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 77.90. इंडिया का स्कोर इसमें कितना है? 18.90. और इंडिया का इसमें रैंक क्या है? सबसे लास्ट, दैट इज़ 180th. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टोटल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं. देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबसे इनर सर्कल, दिस इज़ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और यू कैन से पैरामीटर्स, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और पैरामीटर्स. तो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? क्लाइमेट चेंज, कितना वेटेज है इसका? 38%. इन्वायरमेंटल हेल्थ, कितना वेटेज है इसका? 20%. इकोसिस्टम वाइटलिटी, इसका कितना वेटेज है? 42%. अब नाउ ये जो आउटर सर्कल है इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो 38% है वो इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. ओके, वन ऑफ द टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैरामीटर्स. तो 11 पैरामीटर्स को हमने 3 मेजर ग्रुप में बांटा है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज 38%, इकोसिस्टम वाइटलिटी 42%, इन्वायरमेंटल हेल्थ 20%. अब क्लाइमेट चेंज में कितने फैक्टर्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं? 11 में से सिर्फ एक, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जिसका फैक्टर है 38%. अब ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में क्या क्या आ रहा है? ओशन प्लास्टिक, CH4, N2O, फ्लोरीन गैस, ब्लैक कार्बन, प्रोजेक्टेड GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050. ओके, देन लैंड कवर, GHG पर पॉपुलेशन. सो दिस ऑल आर कमिंग इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. तो इस तरीके से है ये. तो इकोसिस्टम वाइटलिटी में अगर हम आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज, एसिड रेन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज. देन इन एनवायरमेंटल हेल्थ इट इज़ एयर क्वालिटी, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट. और फिर इनके सारे अपने अपने फैक्टर्स. ओके, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? सनबर्स्ट डायग्राम. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 4 कंट्रीज, दोज आर चाइना, इंडिया, US एंड रशिया, दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन. नाउ कमिंग टू द इंडियाज परफॉर्मेंस. तो इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे पुअर किस में है? एयर क्वालिटी में, वेयर इंडिया इज स्कोरिंग 175, exposure to heavy metals 174, quality of biodiversity and habitat 179, and climate change mitigation that is 165. The next is organization of Islamic cooperation. So friends, ये पिछले वीक भी हमने इसको डिटेल में किया था. It is related to a new controversy which has erupted related to the prophet. So now if we will study this article to understand everything about organization of Islamic cooperation. The first thing is कि जो हम लोगों को याद रहना चाहिए वो ये है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 15% पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, ठीक है. और ये जो 15% पॉपुलेशन जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, सो इंडियन मुस्लिम्स दे आर 11% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. आफ्टर दैट ऑल्सो India is neither has a observer status at Organization of Islamic Cooperation, nor India is a member of Organization of Islamic Cooperation. Okay, so if you will just see that this is the background that why this organization was in news, and this is very important. I suggest that you make a note of it, make a notes in your copy. जो भी important points explainer में जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये आपके इशू को 360 डिग्री वे में एनालिसिस करते हैं. इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं दे सकता इफ़ एनी इशू इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन एक्सप्लेनर सीरीज ऑफ द हिंदू. सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन. सो इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? 1969. ओके, इन दैट इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट अ 1969 समिट. एक 1969 में समिट हुआ था. कहाँ पे? रबात इन मोरक्को. रबात इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को. एंड दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल अक्सा मॉस्क. तो ये जो अल अक्सा मॉस्क है, इट इज़ द थर्ड होलिएस्ट प्लेस ऑफ इस्लाम एंड इट इज़ इन जेरूसलम. ओके, एंड इट इज़ इन द डिस्प्यूटेड सिटी ऑफ जेरूसलम.
Okay, so it was established in the aftermath of criminal arson of Al-Aqsa Mosque. तो इसके बाद 1969 में एस्टेब्लिश हुआ, 1969 में एक समिट हुआ, उस समिट के बाद OIC एस्टेब्लिश हुआ. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ OIC, दैट इट एंडेवर्स टू एस्टेब्लिश solidarity among member states, support restoration of complete sovereignty and territorial integrity of any member state under occupation. जैसे कि यहाँ पे पैलेस्टाइन की बात हो रही है कि जैसे पैलेस्टाइन का क्या है कि दैट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, उसकी कंप्लीट सोवरेंटी नहीं है, सो दिस मेंबर्स विल वर्क द रिस्टोरेशन ऑफ sovereignty and territorial integrity, then defend and combat defamation of Islam, prevent growing dissension in Muslim societies, and work to ensure that member states take a united stand in that United Nations General Assembly. ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसका रिलेशन यूनाइटेड नेशन के साथ कैसा है, तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्लियर हो जाता है. It has a consultative and cooperative relationship with the United Nations and other intergovernmental organizations to protect the interest of Muslim. Okay, and it also settle conflicts and disputes related to member states, like territorial conflict between Armenia and Azerbaijan, state of Jammu Kashmir. Now, where is the headquarter of OIC located? It is in Jeddah, which is the headquarter, and they intend to move the headquarter in East Jerusalem once the disputed city is liberated. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जेरूसलम जो है ये डिस्प्यूटेड सिटी माना जाता है, ठीक है ना. मतलब यहाँ पे जो जेरूसलम है, यहाँ पे इज़राइल का भी क्लेम है और पैलेस्टाइन का भी क्लेम है, ठीक है. फाइन, सो दे इंटेंड दैट व्हेन दिस डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व देन दे विल बी मूविंग द हेडक्वार्टर इन ईस्ट जेरूसलम. उसके बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला चार्टर था, इट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1972. Okay, and the present chapter, it was adopted in March 2008 at Dakar in Senegal. उसके बाद अगर हम देखेंगे OIC का, इसका एक 10 ईयर का प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है. इट वाज लास्ट इंस्टीट्यूटेड फॉर द डिकेड एंडिंग 2025, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इट इज एलिमिनेटिंग टेररिज्म, इम्प्लीमेंटिंग सोशल स्कीम्स टू एलिमिनेट 2/3 ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, and industrialization, investment, trade and overall economic and social growth among member states. ठीक है, इसका जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, इट इज़ इस्लामिक समिट विच इज़ composed of kings and heads of states which meets after every 2 years. उसके बाद अगर हम देखेंगे who is the current secretary general of OIC, so the current secretary general is the former foreign affairs minister of Chad, Hissène Brahim Taha. So please note down this also. Now this person is the current secretary general who took up this charge in November 2021. Now see, this is important. Now who can become the member? Any Muslim majority nation who is the UN member can join the organization. Muslim majority, okay, and it is to be ratified by full consensus at the OIC's Council of Foreign Ministers. मतलब कोई भी एक कंट्री ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए किसी के इंक्लूजन के लिए. अगर ऐसा है तो वो कंट्री इंक्लूड नहीं किया जाएगा. उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल मेंबरशिप ऑफ OIC? सो इज़ अ 57 नेशन ग्रुपिंग, और इंडिया का जो एसोसिएशन है वो इजी नहीं रहा है. अगर हम देखेंगे कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं लाइक UAE, सऊदी अरेबिया, इनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा है, बट जो इंडिया का जो मेंबरशिप है OIC में, इट हैज़ ऑलवेज बिन चैलेंज बाई पाकिस्तान. उसके बाद 2019 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज, शी एड्रेस्ड द OIC प्लेनरी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन अबू धाबी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. और ये जो इनविटेशन दिया गया था ये UAE की तरफ से दिया गया था, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ UAE शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन. उसके बाद इन 2018 बांग्लादेश हैड proposed that India be given the observer status at the OIC considering its sizable Muslim population, and Turkey supported this but Pakistan again opposed it. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्या है OIC के अगेंस्ट. तो अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स, दे से दैट this OIC it is more interested in the rights of Muslim minorities in places such as Palestine or Myanmar, but they ignore the human rights violation of its member states which they are doing in their own country.
The next is Financial Action Task Force. Again, it is an international intergovernmental organization. ठीक है, जैसे कि देखिए OIC भी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है कि नहीं. तो जैसा कि हम देखेंगे OIC जो है वो यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ नहीं है. यूनाइटेड नेशन का कोई एजेंसी नहीं है, न ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोई एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का. एक खास बात OIC के बारे में, रिसेंटली अ रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयरिंग March 15 as International Day for Islamophobia. Okay, International Day of Islamophobia. So this resolution, it had the backing of OIC and was moved by Pakistan. The next is Financial Action Task Force. So Financial Action Task Force, so again see, it is the international watchdog for financial crimes such as money laundering and terror financing. This is the first important point about Financial Action Task Force. इसकी जो सबसे important body है, सबसे most important body is a plenary session which is held every year and now it will be held from June 14 to 17 in Berlin. अब इशू क्या है ना कि पाकिस्तान बहुत टाइम से ग्रे लिस्ट में है. ठीक है, ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान नाउ seeking its removal from the grey list. So we will see that what is this grey list. It is a list of countries presenting a risk to the global financial system. Now about the Financial Action Task Force. तो देखिए ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, जब G7 की समिट चल रही थी पेरिस में, तो तब ये एड्रेस हुआ था टू एड्रेस द लूप होल्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अमंग द मेंबर कंट्रीज. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जब 9/11 टेरर अटैक हुआ यूएस में, तो इसका मैंडेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले से था, बाद में टेरर फाइनेंसिंग भी इसका एक मैंडेट हो गया. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इसका जो आज मैंडेट है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिस्ट्रिक्टिंग द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. उसके बाद FATF के मेंबरशिप्स टोटल कितने हैं, सो दे आर 39 मेंबर्स एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ FATF इज नोन एज प्लेनरी विच मीट्स थ्राइस अ ईयर and its meetings are attended by 206 countries of the global network including members observer organizations such as World Bank, United Nations के कुछ offices and regional development banks. Now just read this paragraph that the FATF it sets standards or recommendations for countries to achieve in order to plug the holes in their financial systems and make them less vulnerable to illegal financial activities. तो फ्रेंड जैसे कि इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टेरर फाइनेंसिंग ही ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कहीं पे लूप होल्स हैं तो क्या ना, तो दैट लूप होल्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर टेरर फंडिंग. तो ऐसे लूप होल्स को बंद करता है. नाउ ओवर हियर द रिव्यूज़ फॉर FATF इज कैरिड आउट बाय स्टाइल रीजनल बॉडीज विच दैन रिलीजेज म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स. नाउ if the country is not up to the standards, okay, so time bound actions are drawn for those countries, recommendations are given which that country has to follow to plug the loopholes. उसके बाद FATF की दो लिस्ट होती हैं, ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट. ठीक है ना, अगर हम FATF लैक्सिकन में देखें, मतलब FATF ने उसको ग्रे और ब्लैक लिस्ट नहीं बोला है. ठीक है ना, FATF का दूसरा वो चलता है इसके लिए नॉमेनक्लेचर. जैसे कि हम देखेंगे कि अगर FATF का अगर हम देखेंगे कि जो है द ग्रे कंट्रीज दे आर डेजिग्नेटेड एज जुरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग. ओके, दिस कंट्रीज दे वर्क विद FATF टू काउंटर क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो जो FATF है वो बाकी कंट्रीज़ को नहीं बोलता है टू कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस मेजर्स. फाइन, सो करेंटली 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर ऑन ग्रे लिस्ट. अब हम आते हैं ब्लैक लिस्ट के ऊपर. ब्लैक लिस्ट को क्या बोलते हैं हम, हाई रिस्क जुरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन. ओके, इस केस में क्या होता है कि जो कंट्री है उसके अंदर काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं रिलेटेड टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेजिमेंट्स. और फिर जो बॉडी है वो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स का हेल्प लेती है टू सॉल्व दिस इशू. सो करेंटली देयर आर 2 कंट्रीज इन ब्लैक लिस्ट, दोज आर नॉर्थ कोरिया एंड ईरान. अब कोई कंट्री अगर ब्लैक या ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उनके ऊपर क्या होगा,
तो हम देखेंगे that if any country is listed under FATF, so it makes hard for countries to get aid from organizations like International Monetary Fund, Asian Development Bank and European Union. उसके साथ साथ many foreign direct investment, capital inflows, portfolio inflows might be affected if the country is put in grey list. Now, why Pakistan is put in grey list? So if you will just see over here, so Pakistan has been retained on grey list as it is yet to address concerns related to terror financing, investigations and prosecutions targeting सीनियर लीडर्स एंड कमांडर्स। कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिसको यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट ग्रुप्स, उनके जो सीनियर लीडर्स और कमांडर्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशंस अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया है, या जो किया है वो इट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स। जैसे कुछ नाम उसमें देख लीजिए, हफीज़ सईद, ओके, मसूद अजहर, ओके, ऑल दिस थिंग्स। Now Pakistan is on the grey list since 2008 for weakness in fighting terror financing and money laundering. The next is cryptocurrency. So reading this article will give you a solid knowledge about the cryptocurrencies. So cryptocurrencies, इसको आप एक डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, और ये एक प्राइवेट करेंसी भी है। ओके, इट इज़ अ डिजिटल करेंसी, ठीक है, एंड इट इज़ प्राइवेट करेंसी, ठीक है ना। नो गवर्नमेंट ओन्स इट, इट डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट बैकिंग। जिस करेंसी को गवर्नमेंट की बैकिंग होती है उसको हम कहते हैं फियाट करेंसी, ठीक है ना। ना अगर हम क्रिप्टो करेंसी को लेंगे तो अभी जो क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे जो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें डिस्कस हुआ है कि डज क्रिप्टो करेंसी पोजेस एनी वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, एनी यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। क्या मतलब कि क्या क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके आप सिग्निफिकेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकते हैं, जो नॉर्मली फियाट करेंसी FIAT, जो नॉर्मली फियाट करेंसी को यूज़ करके हम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी इस करेंसी की है नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ कि इट इज़ द, अगर क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा अगर चलती हैं सो दे में चैलेंज फियाट करेंसी, ठीक है ना। फियाट करेंसी को किसकी बैकिंग होती है? गवर्नमेंट की, ठीक है। जैसे कि इंडिया में RBI इट इशूज़ द फियाट करेंसी। नाउ व्हाट विल हैपन दैट इफ क्रिप्टो करेंसी पिकअप, नाउ फियाट करेंसी को चैलेंज होगा, सो नो गवर्नमेंट विल वांट इट टू गिव इट्स कंट्रोल ओवर द करेंसी इन सर्कुलेशन इन कंट्री, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज related to the cryptocurrencies are speculations. तो क्रिप्टो करेंसीज में स्पेकुलेशन चलता है, इसका दाम कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है। सो इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस, ओके, सो इट इज़ मोर ऑफ अ स्पेकुलेशन, ठीक है। तो दैट्स वाई मैनी कंट्रीज दे डोंट वांट टू प्रमोट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन देयर कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना ने पूरा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर रखा है अपने कंट्री में। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया हैज़ कम आउट विथ क्रिप्टो करेंसी बिल, ओके, विच बैन्स ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स फॉर RBI टू सेटअप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कि इंडिया का अपना एक डिजिटल करेंसी होगा दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। नाउ लेट्स कम टू गिग वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्बन कंपनी है, इससे रिलेटेड कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब उनके अकाउंट को शैडो ब्लॉक कर दिया गया है। शैडो ब्लॉक का मतलब कि उनके अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब थ्रू देयर एप्स। नाउ गिग वर्कर्स, ठीक है, तो इसको आप सिंपली समझिए कि दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड कि दैट दे आर आउटसाइड द फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो एक फॉर्मल सेक्टर में जो रिलेशनशिप होता है फॉर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट गिग वर्कर का जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी स्ट्रेंथ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। कि गिग वर्कर्स
इकोनॉमी इट प्रोवाइड्स इट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किसको? दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, ठीक है ना। एम्प्लॉयर को कैसे? एम्प्लॉयर को अपने डिमांड के हिसाब से एम्प्लॉयर जो है वो गिग वर्कर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर डिमांड ज़्यादा है सो दे विल बी एम्प्लॉइंग मोर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स फॉर जॉब। फॉर एग्जांपल डिलीवरी एजेंट्स, अगर डिमांड बढ़ गया सो द हायरिंग ऑफ और यूजिंग द गिग वर्कर्स फॉर डिलीवरी ऑफ फूड दैट विल इंक्रीज। ओके, अगर डिमांड कम है तो दे विल नॉट बी यूजिंग दैट। तो इससे क्या होता है कि फर्म्स दे कैन सेव देयर मनी। ओके, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है? एम्प्लॉय को ये बेनिफिट होता है कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है टू चूज द प्रोजेक्ट फ्रॉम वेयर, कि ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं, इस कंपनी का डिलीवरी करना है कि नहीं, उस कंपनी का डिलीवरी करते हैं, ऐसा उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। ओके, सो दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गिग वर्कर प्लेटफॉर्म। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज इट इज़ द app technologies which has enabled the creation of this gig worker economy in India. Now friends, QS global ranking. तो QS ग्लोबल रैंकिंग, तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिया से सबसे टॉप पे है IISc, और रिसर्च के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है IISc। आफ्टर दैट IIT बॉम्बे, ओके, एंड देन वी हैव IIT दिल्ली, IIT कानपुर लाइकवाइज। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इट इज़ OP जिंदल। ओके, OP जिंदल इज़ हाइएस्ट। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो रैंकिंग होता है इट इज़ बेस्ड ऑन 8 पैरामीटर्स। दोज आर एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी, इसमें IISc सबसे टॉप पे है। देन इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क एंड एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। द नेक्स्ट इज November 14, प्लीज नोट इट, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे मिनिस्ट्री ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, लाइक नेवर वियरिंग ब्रांड न्यू शूज़ फॉर अ ट्रिप, ट्रैवलिंग विद फ्रेश कार्स टू नेविगेट लैंग्वेज बैरियर, फाइनेंसिंग मील्स व्हेन क्रॉसिंग टाइम जोन, स्टोरेज मैनेजिंग मील्स, storage of insulin, and how to minimize glucose fluctuations. These are some of the things which have been listed by ICMR. Now why this is necessary? Because India has the highest number of incident and prevalence of type 1 diabetes in the world. Now what is type 1 diabetes? The type 1 diabetes, it is a chronic condition in which जो pancreas होता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। और नॉर्मली ये एडोलेसेंस में होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं इंक्रीजिंग थ्रस्ट, frequent urination, hunger, fatigue and blurred vision. Now the next is Russia strikes Ukraine depot, battle for Severodonetsk rages. तो यहाँ पे this is new development about Russia Ukraine crisis. तो हमने पहले पढ़ा था कि US was supplying arm to Russia to Ukraine, sorry, और यूक्रेन में क्या हुआ कि रशिया ने उसी साइट को टारगेट किया जहाँ पे ये सारे वेपन्स रखे थे। दैट टाउन इज चोर्टकीव, ओके, विच हैज़ लेफ्ट 22 पीपल इंजर्ड। सो रशियन फोर्सेस दे हैव रिन्यूड देयर अटैक इन वेस्टर्न यूक्रेन सिटी। नॉर्मली वेस्टर्न यूक्रेन सिटी को रशिया टारगेट नहीं करता, रशिया बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है तो ईस्टर्न यूक्रेन, स्पेशली डॉनबास रीजन, ओके। बट हियर जस्ट टू what you can say, to destroy the arms and ammunitions for the war, Russia has struck now a city in western Ukraine. So over here the new target for Russia is Severodonetsk, okay, which is the important city in the eastern region of Ukraine. The next is WTO, so World Trade Organization, headquartered in Geneva. The DG of WTO is Okonjo, Miss Okonjo Iweala. This is very important, please write this name. So Ngozi Okonjo-Iweala, she is the Director General of WTO, which is headquartered in Geneva. WTO replaced a body called as GATT,
General Agreement on Trade and Tariff, and it was established in 1995. Now over here, the WTO is highlighting the food crisis, fertilizer shortage, the rising crude oil prices because of US Ukraine crisis. Now the last news from sports, a one-liner that who has won the Azerbaijan Grand Prix. So the answer is Max Verstappen. So he has won the Azerbaijan Grand Prix. So please note it. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.